नमस्कार। दक्षिण भारत के मंदिर में ऐसा क्या है कि हर गोपुरम आपको आसमान छूता हुआ दिखता है? क्या ये सिर्फ सजावट है या इसमें छिपा है भारत की इंजीनियरिंग का कुछ चमत्कार? आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द्रविड़ मंदिर शैली की, यानी कि दक्षिण भारत की पहचान की। इस शैली की सबसे बड़ी खासियत आपको पता है क्या है? यहाँ का गोपुरम, जो कि आप अभी धीरे धीरे लेक्चर्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, यहाँ का सबसे अच्छा जो आपको देखने को मिलता है, सबसे बड़ी खासियत जो है वो यहाँ का गोपुरम है। यानी कि वो विशाल रंग बिरंगा टावर जो शहर में दूर से ही दिखाई दे जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर गर्भगृह के ऊपर विमान होता है, विशाल मंडप होता है और परकोटे जिनमें पत्थर पर उकेरी गई कहानियां भी होती हैं। आइए आगे समझते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कैसे पल्लवों से शुरू हुई ये परंपरा आप चोलों तक और विजयनगर साम्राज्य के समय पर चरम पर पहुंच जाती है। इसी से बने हैं बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और कांचीपुरम के अद्भुत देवालय। और अब हम जो लेक्चर अब शुरू करने वाले हैं उसमें अब हम इस समय काल के साथ साथ और भी गहराई से इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि गोपुरम कैसे बनते हैं, ये दक्षिण भारत के मंदिरों का डिज़ाइन क्यों नागर शैली से भिन्न है और ये जो आपका द्रविड़ शैली है वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से अलग मंदिर स्थापत्य की कला को दर्शाते हैं। विमान इसके जो रहस्यपूर्ण बनावट है वो क्या थी, ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर के थ्रू यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखा आपने गोपुरम कितने भव्य होते हैं। चलिए, तो साउथ के मंदिर की बात कर रहे हैं, यानी कि द्रविड़ शैली की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर द्रविड़ शैली पर चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। यहाँ पर हम समझते हैं, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बता दूं कि लेक्चर ये आपका 6 है जिसमें हम द्रविड़ शैली की मंदिर की स्थापत्य कला की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिर स्थापत्य कला की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका जो टॉपिक है नागर शैली, सबसे पहले मंदिर स्थापत्य से हमने शुरू किया था किसमें? लेक्चर 4 में। ठीक है, इसके बाद लेक्चर 5 में हमने क्या पढ़ा? नागर शैली के मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी विशेषता है, किसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वो सबको पढ़ा। अब लेक्चर 6 में हम यहाँ पर द्रविड़ शैली मंदिर स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। तो जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको दिखाइए, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और चीज़ों को आप को रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यहाँ नए हैं और अगर वो लेक्चर को रेगुलर देख रहे हैं, ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे जो ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज आ रही है, उनसे भी कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है संकल्प से सफलता तक। टाइप करेंगे, मेरा फोटो इस तरह से आ जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट इत्यादि आपको मिल जाएगी। उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर स्थापत्य की यहाँ पर द्रविड़ शैली की बात करें, द से याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की बात की जा रही है। ठीक है, अब दक्षिण भारत मैंने क्यों बोला? आपने देखा कि नागर शैली जो है, आपने देखा उत्तर हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक है। ठीक है, फिर सीधे हम जब नीचे आते हैं, द्रविड़ शैली की बात करते हैं, तो हमने देखा कि जो कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक आपको पूरी विस्तारित ये द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी दक्षिण भारत में। स्पष्ट है? तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के विस्तारित हमें मंदिर पाए जाते हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों के द्वारा मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था इस शासनकाल में। ठीक है, चोलों के दौरान आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो मंदिर वास्तुकला है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उस समय के राजा महाराजा या शासक जो भी चोल थे, इतना धनाढ्य थे कि उनके मंदिरों में वो भव्यता में आपको उनके धनाढ्य होने के, उनकी राजनीतिक, उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक परिस्थितियों का रिफ्लेक्शन यहाँ के मंदिर की कलाकृतियों में, यहाँ के मंदिर की वास्तुकला के अंतर्गत रिफ्लेक्ट होता है। तो ये भव्यता वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, उस समय काल के बारे में दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो आपके समक्ष उपस्थित है। इस शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। भाई हर शैली की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, तभी तो एक दूसरे से भिन्न होंगी कि भाई वो इससे भिन्न क्यों है, इसको हमें समझना है। जैसे ये मंदिर जो बनाए जाते हैं दक्षिण द्रविड़ शैली पर, कह रहे हैं कि मंदिर ऊंची दीवारों से घिरा होता है, जिसके अंदर प्रायः जलाशय भी होता है। आपने देखा अभी एक मंदिर जो पीछे चल रहा था कि इतना बड़ा प्रांगण है और यहाँ पर मंदिर है, उसके पास में जलाशय भी होता है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नागर शैली में मुख्यतः मंदिरों में जलाशय या कुंड टाइप की चीज़ें नहीं पाई जाती हैं।
क्या बोलते हैं अब शब्द कभी कभी मिस हो जाता है, एक्सेप्शंस है कहीं कहीं नागर शैली में कि मिल गए हैं, लेकिन अदरवाइज उसमें कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। लेकिन विपरीतता यहाँ पर ऊंची दीवारों से घिरे होते हैं, प्रायः जलाशय भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? साउथ इंडिया में आप मंदिर देखेंगे जो द्रविड़ शैली पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता है जिसे हम गोपुरम कहते हैं। देखिए इतना भव्य, बहुत भव्य, आप जितना नहीं सोच सकते उतना ज्यादा भव्य, और इनकी भव्यता वहाँ की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। इनकी भव्यता कहती है कि वो शासक कितना जो है महान उस वक्त रहा होगा आर्थिक रूप से भी। ठीक है, ये कुछ एक पिक्चर्स को इस प्रकार से दोहराया गया है। ये भी देखेंगे पंचायतन शैली। पंचायतन शैली को जब से मंदिर स्थापत्य शैली को शुरू किया तब से बताती आ रही हूँ कि बड़ा प्रांगण है, समझिए। ठीक है, उसमें बीच में जो मुख्य देवता विराजमान होंगे, मान लीजिए यहाँ शिवलिंग है, ठीक है, उसके चारों इर्द गिर्द क्या होंगे? अन्य देवता विराजमान होंगे। ये पैटर्न जो आपको देखने को मिलता है ये होता है आपका पंचायतन शैली। ठीक है, माफी चाहती हूँ। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल को मिथुन और यक्ष की मूर्ति मिलती है साउथ इंडिया में। आप देखेंगे जो इनका गर्भगृह, यहाँ पर जो गर्भगृह होगा, ठीक है, जो गर्भगृह होता है उसमें आपको जैसे ही आप बाहर, जैसे ये गर्भगृह है आपका, इसके बाहर यहाँ पर मिथुन और यक्ष जो बोल रहे हैं इनकी मूर्तियां आपको देखने को मिलती है। कहते हैं एक रक्षक के रूप में वहां पर प्रवेश के द्वार पर रखी गई है, या रक्षक इन से ये भी बताया गया है, उनको इस तरह से सिंबलाइज किया गया है कि भाई जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो अपनी मोह माया त्याग काम मोक्ष से जो है तृप्त होके, या फिर उनसे पीछा छुड़ा के, या उनसे कहते हैं कि त्याग करके उनका जो है मंदिर में प्रवेश करे। ठीक है, ऊंची चार दीवारों से भी ये घिरे होते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल्स जो दक्षिण भारत में आप देखते हैं जो द्रविड़ शैली पर बेस्ड है। शिखर को विमान कहा जाता है। साउथ में जब आप जाएंगे ना तो जो शिखर होता है ना इस प्रकार का, उसको विमान कहा जाता है। ठीक है, विमान अष्टकोण का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हम आगे भी रियल पिक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, अब द्रविड़ वास्तुकला में पल्लवों का क्या योगदान है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई है, फिर चोलों तक आते आते कहानी बदली है। मैं एक बार स्क्रीन में देख लेती हूँ कि आपको लफ्ज जो है स्पष्ट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा ये बड़ा हो पाएगा। हो पा रहा है क्या? हो पा रहा है क्या? हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि दक्षिण में, एक सेकेंड, टेक्नोलॉजी का ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, दक्षिण में पल्लवों ने 7वीं ईस्वी में सुंदर स्मारकों का निर्माण कराना शुरू किया दक्षिण भारत में। ठीक है, महेंद्र वर्मन और उनके पुत्र नरसिंह वर्मन कला और वास्तुकला के महान संरक्षक रहे हैं, महान प्रोटेक्टर रहे हैं। इन्होंने चट्टानों को काट काट कर कटवा कर वास्तुकला में उनके योगदान पर अन्यत्र चर्चा भी की जाती है, उस पर कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है। महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है, याद रखना है, महाबलीपुरम का तट मंदिर बाद में संभव कहते हैं कि नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता था, उनके शासनकाल में बनवाया गया, और इसमें शिव और विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो महाबलीपुरम आपको दो कॉन्सेप्ट हुए कि किसके द्वारा बनवाया गया, पहली चीज पीटी के लिहाज से। ठीक है, दूसरा आपको क्या पता चला कि महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है वो किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से। कौन सी ईस्ट इसमें विराजमान है, शिव और विष्णु। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने नागर शैली के अंतर्गत भी जो है शैलियों की उपशैलियाँ पढ़ी, जैसे कि उड़ीसा उपशैली पढ़ी थी हमने। ठीक है, वहाँ पर हमने जो है खजुराहो की उपशैली को अंतर्गत देखा था। वैसे हमने कश्मीरी उपशैली भी पढ़ी थी। वैसे ही दक्षिण भारत में जब आए हैं तो यहाँ पर भी समय काल में, अब ऐसा समझिए, आपका जो भारत है उसमें इस हिस्से में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है इस शैली के मंदिर मिलते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर किसी इस शैली में कुछ और बनावट हो। हालांकि चीज़ें बहुत सिमिलर होंगी कुछ कुछ, लेकिन कुछ तो इसकी आइडेंटिटी होगी जो इससे डिफरेंट होगी। सीधी सी बात है ना? तो यही चीज कह रहे हैं कि द्रविड़ शैली की जो उपशैलियां हैं, सब शैलियां इसकी हैं, उसमें है पल्लव उपशैली, यानी कि पल्लव के शासनकाल में कैसी शैलियों का जो है इस्तेमाल किया गया और कैसे मंदिरों का निर्माण कराया गया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि क्रमशः पहले समूह के अंतर्गत आते हैं महेंद्र शैली, यानी कि महेंद्र जो शासक रहे उनके समय काल में किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ, वो शासनकाल का समय वो था। फिर नरसिंह मामल्ल शैली, इनका शासनकाल का समय ये था। द्वितीय समूह के अंतर्गत आएंगे राजसिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। ठीक है, अब इनको इस विभाजन के हिसाब से हमें यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करना है। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले प्रथम समूह में महेंद्र शैली और नरसिंह मामल्ल शैली है, तो सबसे पहले महेंद्र शैली देखेंगे। महेंद्र शैली यानी कि महेंद्र वर्मन के शासन में चट्टानों को काटकर आप देखेंगे मंदिरों का निर्माण कराया गया। इस शैली में मंदिरों को मंडप कहा गया, यानी कि पूरे मंदिर को ही मंडप कह दिया गया। दक्षिण भारत में महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत पूरे मंदिर को ही मंडप कह दिया गया।
यानी कि जो ये टेम्पल है इसको अब मंडप कह दिया गया। आप लोगों को याद होगा कि नागर शैली में जब हम पढ़ रहे थे तो नागर शैली में किसको मंडप कहा जाता था, मंडप उपमंडप किसको, जो मंदिर के बाहर यहाँ पर श्रद्धालुओं के बैठने की जगह होती थी, विश्राम की जगह, वो सॉरी ठहरने रहने की और कहते पूजा स्थल की जगह, तो ये मंडप कहा जाता था नागर शैली में। वहीं दक्षिण में पहुंचते पहुंचते पूरे मंदिर को ही मंडप कह दिया गया। स्पष्ट है। इन मंदिरों में एक स्तंभ और एक या दो कमरे होते हैं, ठीक है। मंडप के बाहर मुख्य द्वार पर द्वारपालकों की मूर्तियां मिलती हैं मंदिर के बाहर, हमने अभी समझा था। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब नरसिंह मामल्ल शैली जो उसके अंतर्गत प्रथम समूह के अंतर्गत दूसरा है ये, ठीक है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के समय शैली का विकास हुआ। शैली में मंडप और रथों का निर्माण पत्थरों को काटकर किया गया, जैसा कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं किया गया है, ठीक है। मामल्ल शैली के जो रथ है सप्त पगौड़ा के नाम से विख्यात है, लेकिन इनकी संख्या 8 है। सप्त पगौड़ा के नाम से विख्यात है लेकिन इनकी संख्या 8 है। ये पूछा प्रश्न है एक बार, ठीक है। रथ मंदिर में धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ आदि सम्मिलित हैं। अब इसकी भी एक कहानी है, यहाँ पिक्चर दी गई होगी तो मैं इसको समझा दूंगी, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, अर्जुन की कहानी और ये धर्मराज रथ और द्रौपदी, इस प्रकार से मंदिर के ऊपर इनको जो है उकेरा गया कि कैसे अर्जुन रथ इत्यादि की वहाँ पर उनको विचलित करने के लिए अलग अलग चीज़ों की प्रयास किए गए, लेकिन वो अपने ध्यान से भग्न नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, ये है राजसिंह शैली। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह के काल में पत्थर काटकर निर्मित होने वाली कला का समापन हो गया। इनके समय तक आते आते पत्थर काट के जो बनाने वाली कला थी वास्तुकला, उसका धीरे धीरे आपको चरण देखने को मिलने लगता है। इस काल में क्या होने लगा, स्वतंत्र मंदिर का निर्माण होने लगा, यानी कि मंदिरों का निर्माण चार दीवारी के भीतर अब होने लगा, उनको पैक किया जाने लगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर उसके लक्षण देखने लगे हैं हमें, ठीक है। शिखर और गोपुरम के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। शिखर और गोपुरम की बात करें, शिखर जो गर्भगृह के ऊपर आपका होता है, ठीक है, ठीक है, और गोपुरम यानी कि मंदिर के बाहर जो भव्य सा गोपुरम आपने देखा था, अभी हमने दिखाया था गोपुरम, यहाँ पर जो गोपुरम होता है बहुत भव्य सा होता है, ये आपका गोपुरम होता है, मेन गेट, ठीक है। यही साउथ इंडिया के टेम्पल्स की सबसे खास बात है। तो वहां पर कह रहे हैं कि विशेष ध्यान दिया जाने लगा इसको बनवाने में। उदाहरण है इसके, जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ का पेरुमल मंदिर इस शैली के अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किस शैली के अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, राजसिंह शैली। ये कि सब किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आपका दक्षिण द्रविड़ शैली के अंतर्गत उप शैलियां हैं। अलग अलग शासनकाल के समय पर उन्होंने अपनी मर्जी से अलग अलग चीजों को उकेरा है, थोड़े से सेम टेक्सचर डालते हुए, ठीक है। नंदीवर्मन शैली में आएंगे तो इसे दक्षिण भारत मंदिर स्थापत्य के ह्रास का चरण कहा गया। इनके समय तक आते आते आप देखेंगे मंदिरों की नक्काशी में इतना ध्यान नहीं दिया गया, चीजों को उतना खूबसूरती से नहीं बनाया गया। समझिए, इस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत थोड़े छोटे दिखाई दे रहे हैं अब, है ना, जैसे वो भव्यता नहीं दिखाई दी है, लेकिन कोई नवीनता नहीं है, मतलब इन्होंने कुछ नई चीजों को एड ऑन नहीं किया, जो बेसिक पैटर्न चलता आ रहा था उसी को कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन स्तंभ शीर्षों का अधिक विकास हुआ, स्तंभ शीर्षों का हमने देखा अधिक विकास देखने को मिला है। इस शैली के मंदिरों के प्रमुख उदाहरण कौन से, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर, मातेंगेश्वर मंदिर और गुड़ी मल्लम का परशु रामेश्वर मंदिर इनके बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा था महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ठीक है, ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, मैं इसको ये कर देती हूँ ताकि ये बीच बीच में मैनुअल करने से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर महाबलीपुरम का रथ मंदिर तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम या फिर महाबली मामल्लपुरम जैसे एकाश्म पत्थर यानी कि एक ही पत्थर को काट के तराशा गया मंदिर का निर्माण किया, जिसे रथ मंदिर कहा गया। इस रथ मंदिर का निर्माण चैत्य और विहार की शैली पर तैयार किया। अब ये क्यों कह रहे हैं चैत्य और विहार, आपको बच्चों याद होगा जब हमने मौर्यकालीन सभ्यता लेक्चर 2 के अंतर्गत वास्तुकला को पढ़ा था तो वहां पर चैत्य और विहार क्या था, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह, पूजा स्थान था, क्योंकि चैत्य में क्या होता है, स्तूप होता है, बिहार में नहीं होता है। ठहरने के स्थान दोनों हैं, चैत्य में स्तूप होता है अंदर और ये पूजा का स्थान भी होता है और यहाँ पर ध्यान इत्यादि आध्यात्म की चीजें की जाती हैं। तो चैत्य और विहार कैसे बनाए गए, एक ही चट्टान को काट के बनाए गए। तो कह रहे हैं इस रथ मंदिरों का निर्माण बिल्कुल वैसे ही हुआ, उसी शैली पर आधारित है जैसे कि चैत्य और विहार हमने मौर्यकालीन साम्राज्य के समय पे वास्तुकला के टाइम पे देखा था। इन रथ मंदिरों की संख्या कितनी, 8 है, जिनमें से द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और 1 मंजिला है, जबकि धर्मराज रथ सबसे बड़ा है।
अब दो विशालकाय शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या, यही मैं बता रही थी ना, अर्जुन की तपस्या और भागीरथी की तपस्या को यहाँ पर उकेरा गया है। भागीरथी वाले जो शैल चित्र बनाए गए, भागीरथी वाला जो चित्र बनाया गया उसमें प्रयासों के द्वारा गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का कथा का वर्णन किया गया है कि जब गंगा को पुकारा गया था शिव की जटाओं से तो क्या प्रार्थना का पूरा वर्णन पत्थर पे कलाकृतियों के द्वारा उकेरा गया है। उनके निकट एक अन्य चट्टान है जिसे कृष्णा का बटरवाल कहा गया है। आई होप यहाँ पिक्चर होगा, बिल्कुल है। यहाँ पर आप देखेंगे बीच से दीवार फटी, ये इस तरह से चट्टान फटी थी लेकिन उसमें भी कलाकृति करके उसको बेहद खूबसूरत बना दिया गया। कहते हैं कि यहाँ पर जो है अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए बिल्ली उनके पास में यहाँ पर है, ऐसा कुछ उकेरने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पर जो गंगा को जटाओं से भगवान शिव के पृथ्वी पर बुलाने के लिए प्रार्थना का पूरा वर्णन यहाँ पर किया गया। ये अर्जुन की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से कह रहे हैं ना, ये पूरा रथ मंदिर इस प्रकार से बनाया गया जैसे रथ ढो रहा है किसी चीज को। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब हम महाबलीपुरम की बात हो रही है ना, मामल्लपुर की। अब वहां पर हम आते हैं शोर मंदिर पे, यानी कि राज सिंह शैली में ही इसको भी निर्मित किया गया। इसमें दो छोटे और एक बड़ा मंदिर सम्मिलित है। ये तीनों मंदिर एक ही चबूतरे के ऊपर बने हुए, तीनों मंदिर एक ही चबूतरे के ऊपर बने हुए हैं। मुख्यतः मंदिर का जो गर्भगृह है वो समुद्र की ओर है। इनका जो गर्भगृह है वो समुद्र की ओर इसका मुख है। ठीक है, प्रवेश पूर्व की ओर से है। अंततः अतः सूर्य की किरणें मंदिर में स्थापित मुख्य देवता के सीधे ऊपर पड़ती हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से पड़ता है, उदाहरण के तौर पर यहाँ इमेज दी गई है ताकि सीधे गर्भगृह में जो देवता बैठे हैं उन पर उसका प्रकाश पहुंचे। ठीक है, मंदिर की निचली मंजिल वर्गाकार है। ठीक है, जबकि ऊपरी भाग इसका पिरामिड नुमा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में। ठीक है, मुख्य मंदिर जो है शिव देवता को समर्पित है। इस मंदिर के परिसर में भगवान विष्णु की एक अंतर्शयन प्रतिमा यानी कि सोते हुए प्रतिमा भी दिखाई गई है, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण हो गए। आप कह रहे हैं द्रविड़ वास्तुकला में ये हमने क्या पढ़ा, पल्लवों ने क्या योगदान दिया, कैसे शुरुआत हुई, कैसे अंत हुआ, कैसे कैसे उनकी शैली जो है फली फूली। अब चोलों ने पल्लवों से विरासत में मिली द्रविड़ मंदिर शैली को और निखारा और इनके समय तक आते आते आप देखेंगे बेहद खूबसूरत होती चली गई, जैसे हमने भी भव्य गोपुरम को मदुरई के मीनाक्षी मंदिर जैसे टेम्पल्स में देखा है। माफी चाहती हूँ। इस दौरान पल्लवों के प्रारंभिक गुफा मंदिरों से हटकर अब क्या देखने को मिलता है, स्थापत्य शैली और अधिक विस्तृत होती गई, बड़ी होती गई, विशाल होती गई। इस समय के दौरान में चोलों के शासनकाल में मंदिरों के निर्माण के लिए पत्थर को प्रमुख सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, पत्थर जुटा के अब चीजें करी जाने लगी, बनाई जाने लगी और गोपुरम इतने अधिक प्रमुख हो गए कि उन्हें विभिन्न पुराणों को दर्शाते नक्काशी से सजाया गया, जिसको अभी हमने स्टार्टिंग में देखा। चोल काल में क्या हुआ, विमान जो थे उन्होंने और भी भव्यता प्राप्त कर ली और उदाहरण के लिए जैसे बृहदेश्वर मंदिर का शिखर जो है 66 मीटर ऊंचा है, 66 मीटर। मंदिर के निर्माण में मूर्तियों के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाने लगा, यानी कि बाहर जो मूर्ति कला का ज्यादा स्पष्टता से वर्णन है उकेरा गया। क्लियर है। अब आते हैं चोल उपशैली में। ठीक है, अब क्या हुआ, दक्षिण वास्तुकला का जो प्रारंभिक पल्लव काल था, पल्लव काल में ये हुआ, उसका चरमोत्कर्ष काल चोल काल में हमें देखने को मिलता है। इस काल को दक्षिण भारतीय कला का गोल्डन एरा भी कह सकते हैं। ठीक है, चोल मंदिरों में बड़ा परिसर देखने को मिला। अब इन्होंने कैसे खुद को भिन्न किया, बड़ा परिसर मंदिर में देखने को, विशाल मैदान, सजे हुए गोपुरम, गोपुरम क्या, मेन गेट्स, भव्य गेट, 66 मीटर की बात कर रहे हैं। बाद की अवधि में क्या हुआ, एक से अधिक चार दीवारी बनाई गई, इसको भी अभी हम देखेंगे। इस शैली में बने मंदिरों में राजाओं की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया, कहां पर, वही गोपुरम के समय पे, गोपुरम में भी किया गया है। चोल स्थापत्य कला में सबसे बड़ी खासियत ये कि उन्होंने वास्तुकला में मूर्ति कला और चित्रकला का भी बेजोड़ संगम किया। ये विशेषता पूरे आपको द्रविड़ शैली के अंतर्गत भिन्नता से देखने को मिलती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बृहदेश्वर मंदिर भी आपका जो है ये मंदिर इसके एग्जाम्पल है, ये नीचे दिख नहीं रहा है इसमें शायद, या मैंने बड़ा किया था इस वजह से हुआ है क्या, हाँ, राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर और गंगेकोट चोलपुरम का मंदिर द्रविड़ वास्तुकला की चोल शैली के सबसे खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इनकी भव्यता को लेकर। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आप ये देखिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर देखिए, दक्षिण मेरू और बृहदेश्वर के नाम से बहुत जाना जाता है और ये राजा राज चोल ने लगभग 1000 ईस्वी में निर्माण इसका तब कराया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पहली चीज, इसके 4 भाग हैं, नंदी मंडप, अर्ध मंडप, मंडप और गर्भगृह। एक ही मंडप होता है लेकिन इतना बड़ा मंदिर है, तो नंदी मंडप है, अर्ध मंडप है और गर्भगृह तो होता ही है क्योंकि उसके ऊपर शिखर बना है। शिखर वहीं मिलेगा जहां पर गर्भगृह होगा, ये हमेशा याद रखना। इस मंदिर की जो आर्किटेक्चर है, जो
जो मूर्ति कला है, जो चित्र कला है, कांस्य मूर्तियां हैं, ठीक है, नक्काशियों के क्षेत्र में प्रदर्शित होती हैं। मंदिर पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए, यानी कि मंदिर के जो गोपुरम इत्यादि बनाए गए हैं भव्य, उस पर शिलालेख लिखा है। शिलालेख क्या था, मैंने बताया था कि उस समय के शासनकाल में उन्होंने जो भी प्राप्तियां की हैं, उस समय में जो भी उन्होंने कार्यकाल कराए हैं, उनकी खुद की गाथा वहां पर उकेरी गई है, लिखी गई है, ठीक है। ये मंदिर चार दीवारी के अंदर स्थित होते हैं। इसके ईस्ट में यानी कि पूर्व में गोपुरम और 3 अन्य दिशाओं में साधारण प्रवेश द्वार होते हैं। एक तो भव्य प्रवेश द्वार होता है, बाकी और जो गेट्स होते हैं वो साधारण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विजयनगर उपशैली, अब समय बदलते बदलते जब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के शासक के समय पर, यहाँ पर जो स्थापत्य कला है, कला के प्रमुख संरक्षक माने गए। इनके शासनकाल में आप देखेंगे बीजापुर की स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक शैली से काफी प्रभावित हुई। वही समय बदल रहा है, युद्ध हो रहे हैं, व्यापार हो रहा है, यातायात हो रहा है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, लोगों का आपस में मेल मिलाप हो रहा है, तो उनकी संस्कृति का प्रभाव तो आएगा ही ना। तो क्या है, इस शैली का प्रभाव उस समय के मंदिरों पर दिखाई दिया। ना केवल यहाँ पर, आपको याद होगा जब हड़प्पा कालीन सभ्यता की हम वास्तुकला की बात कर रहे हैं, तो अंततः आते आते वहां पर भी ऊंट के जो है निशान मिले हैं, ठीक है, और इस तरह हाथी के इस तरह के निशान मिले हैं। तो ये सब चीजें कैसे, एक दूसरे से आने जाने से, व्यापार करने से, लोगों का भ्रमण होने से ही तो एक दूसरे के सांस्कृतिक कल्चर जो होते हैं, कल्चरल चीजों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इस नगर जो विजयनगर शैली है, इसकी अपनी विशेषताएं थी बनाने की। तो इस शैली के मंदिर की दीवारों पर ज्यादातर नक्काशी हमें देखने को मिलती है ऐसे मंदिरों में। अब ये क्या है, इंडो इस्लामिक शैली से प्रभावित था, तो समझिए इसके जो आर्किटेक्चर होगा उसमें इस्लामिक टेक्सचर आपको देखने मिलेगा, इंडियन टेक्सचर यानी कि इंडो इस्लामिक, समझ रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मंदिरों को ज्यामितीय आकृति में सजाया जाता था। इससे पहले गोपुरम का निर्माण सिर्फ एक दिशा में किया जाता था, लेकिन विजयनगर शैली में गोपुरम चारों दिशाओं में बनाए जाने लगे। पहले गोपुरम सिर्फ एक दिशा में बहुत ईस्ट में बनता था, बहुत ऊंचा सा, और आसपास के बाकी के गेट सिंपल होते थे, लेकिन अब इसमें चारों दिशाओं में, बाकी सिंपल जो गेट्स होते थे उसमें अब ये चारों दिशाओं में बड़े बड़े गोपुरम बनने लगे, ठीक है। एक से अधिक मंडप का निर्माण किया जाने लगा। मुख्य मंडप को कल्याण मंडप के नाम से जाना जाने लगा यहाँ पर, ठीक है। मंदिर में मंडप इत्यादि में शादियां भी होती हैं। मंडप क्या, जहाँ पर वही सारे श्रद्धालु आके बैठते हैं। इस समय मंदिर परिसर के भीतर धर्मनिरपेक्ष इमारतों की अवधारणा शुरू की गई। इस शैली के मंदिर का निर्माण बड़े परकोटे पर किया जाने लगा। अब विजयनगर शैली के कुछ मंदिर हैं जो बहुत प्रमुख हैं, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक हम्पी, लोटस महल कर्नाटक हम्पी में आपको ज्यादातर देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका शासनकाल था, समय था, वहां पर रहते चीजें थी, ठीक है। नायक उपशैली अब देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान नायकों के शासनकाल में अब इस शैली का विकास शुरू हो गया। ये इसे मदुरई शैली के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए भी हम उसको पढ़ेंगे। ये उस मंदिर का छोटा सा हिस्सा है। इस शैली के वरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों तरफ बड़े गलियारों का निर्माण किया गया, जिसे प्राक्रम कहा गया। क्या कहा गया? प्राक्रम कहा गया। इसमें प्रदक्षिणा पथ को छतदार बनाया जाने लगा, शेडो डाल के बनाया जाने लगा ताकि कंफर्टेबल श्रद्धालु जा सके। नायकों द्वारा बनवाए गए गोपुरम बहुत बड़े थे। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का गोपुरम विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम है, जिसको हमने स्टार्टिंग में जो है वीडियो के थ्रू यहाँ पर देखो समझने की कोशिश की थी। सबसे बड़े गोपुरम यहाँ पर देखो दिख रहे हैं, ये मीनाक्षी मंदिर है, लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, नेशनल ग्राफिक्स का है ये। तो यहाँ पर देखिए इतना भव्य मंदिर बनाया जाता है कि यहाँ पर बाजार भी उस मंदिर के अंदर लगता है, शादी ब्याह भी होते हैं, लोग भी रहते हैं। ये है मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, इतना भव्य होता है। आप सोचिए यहाँ पर कितने विशाल गोपुरम बनाए गए। आपको समझ आ रहा है वीडियो के थ्रू? स्पष्ट हो रही है चीजें, है ना, स्पष्ट हो रही है। देखिए कितनी भव्यता, देखिए उनकी मंदिर के तोरण पे उनके भव्यता देखिए आप। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े, अभी जरूरत पड़ेगी तो फिर देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये गोपुरम, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के गोपुरम बहुत विशाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने द्रविड़ शैली, मंदिर शैली स्थापत्य कला को पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया है जो आपको ना समझ आए या इससे बाहर चीजें जाएं, ठीक है। इसकी मेंस आंसर राइटिंग भी कराऊंगी मैं। तो द्रविड़ स्थापत्य शैली में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर उसके बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं को पढ़ा, ठीक है, और कि कैसे क्या बनती है। फिर हमने द्रविड़ वास्तुकला में पल्लवों का इसमें योगदान क्या रहा है। फिर इसमें पल्लवों में हम देखेंगे द्रविड़ स्थापत्य की उपशैलियाँ क्या है। पल्लव उपशैली में जैसे महेंद्र शैली, ठीक है,
मल्ल शैली, फिर इसके बाद हम आते हैं राज सिंह शैली, फिर इसके बाद हम आते हैं नंदीवर्मन शैली, फिर महाबलीपुरम के रथ मंदिर इत्यादि उन्होंने उसके दौरान में कैसे कैसे बनवाए, फिर उसका शोर मंदिर आता है। फिर हम आ जाते हैं चोलों के समय पे क्या योगदान था इस पे इन शैलियों में, तो चोलों की उपशैली को देखा हमने। फिर इसी के अंदर इन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, उसको देखा। विजयनगर उपशैली के अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी, ठीक है। फिर इसके बाद नायक उपशैली उसके अंतर्गत पढ़ा, यानी कि हमने यहाँ पर आज अपना दक्षिण भारत की, जिसको हम द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली कहते हैं, उसको पूरा कर लिया, यानी कि मंदिर स्थापत्य का पूरा समझा एक लेक्चर में। फिर एक और लेक्चर में हमने क्या समझा, नागर मंदिर शैली स्थापत्य कला को, फिर हमने द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला को, और अब हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपका बेसर शैली मंदिर स्थापत्य कला। इसके बाद आपका पूरा मंदिर आर्किटेक्चर इंडिया का कंप्लीट हो जाएगा। स्पष्ट है, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, एक बार मेंस आंसर राइटिंग कर लेंगे। जो भी अब तक मैंने हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला हो, चाहे मौर्यकालीन वास्तुकला हो, चाहे मंदिरों के सारे आर्किटेक्चर हो, उनको हम इस लेक्चर के बाद यानी कि 8th लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी से प्रश्न आ रहा है, उसकी प्रकृति समझ आ रही है। तो प्रीवियस ईयर के यूपीएससी की बात करूंगी अगर मैं, तो उसमें मैं सारा कुछ कवर कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइप करिएगा संकल्प से सफलता, मेरा फेस ऐसे ही आ जाएगा। उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको शाम को 6 बजे इकोनॉमिक्स की क्लासेस, ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर की मेरे द्वारा पढ़ाई जाती हैं क्लासेस। और रोज़मर्रा में जो भी अपडेशन आता है न्यूज़ में, चाहे वो वर्ल्ड का हो चाहे वो इंडिया का हो, वो जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स के वीडियोस भी आपको निरंतर मिलते रहते हैं विद शॉर्ट्स वीडियोस, ठीक है। लॉन्ग वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। हमारे साथ इसी प्रकार से निरंतर बने रहें, इस परिवार को और आगे बढ़ाते रहें। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई भी कॉमेंट करना हो बिल्कुल बेधड़क करें और अपनी प्रतिक्रिया दें, और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।